नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग मृच्छकटिकम के छठे अंक के ऊपर अपनी चर्चा कर रहे हैं। हमने इनकी भूमिका को समझा, इनके चरित्रों को समझा। अब जो टेक्स्ट है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पाठ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक छठे अंक की एकमात्र विशेषता की बात है, तो मैंने हमेशा से कहा है कि इसमें जो घटनाएं हैं वह घटना ही इस नाटक के नामकरण का प्रमुख आधार है, और वह है मिट्टी की गाड़ी का सोने की गाड़ी में बदलना, या समग्र रूप से यह कहें कि एक जीवन में परिवर्तन आना। टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे और इसके पीछे जो चेटी है, वसंत सेना है, आदि के संवाद चल रहे हैं। वसंत सेना अभिसार्य के लिए चारुदत्त के पास जाना चाह रही हैं, जाएंगी, बल्कि चारुदत्त ने उनके लिए एक गाड़ी भेजी है। आज की भाषा में हम बैलगाड़ी, ब्लॉक कार्ट जिसे कहते हैं। और उसी की पृष्ठभूमि चल रही है। एक और दृश्य इसमें आएगा जिसमें कि रदनिका के साथ आने वाला जो चारुदत्त का पुत्र है, दारक रोहसेन, उसका एक संवाद है। काफी वात्सल्यपूर्ण संवाद है, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। चेटी अपना संवाद प्रारंभ करते हुए कुछ चारुदत्त को मेंशन करते हुए कहती है, और जैसे ही चारुदत्त का नाम आता है, वो वसंत सेना चेटी को आलिंगन में भर लेती है। आप देखेंगे ब्रैकेट में आपके सामने उपलब्ध है, चेटीम परिष्वज्य। चेटी को संबोधित करते हुए वसंत सेना कहती हैं, इसे पूर्व एक छोटी सी सूचना मैं दे दूं। जो हमारा मूल पाठ है, जहां पर आप चेटी को संबोधन में देखेंगे, यानी जहां ट में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है, उन जगहों पर मूल पाठ में हंजे शब्द है ना। अगर आप स्मरण करें, विक्रमोर्वशीयम में हंजे निपुणके करके जो पुरुरवा की पत्नी है औशीनरी, ऐसा संबोधन करती हैं। और हंजे शब्द जो है वो बड़ा ही सुंदर संबोधन नहीं है। जो निम्न कैटेगरी के जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो खास करके जो दासियां होती हैं, उनके लिए हंजे संबोधन किया जाता है। जैसे अगर समवर्ग या उच्च वर्ग के हों तो उनके लिए हला शब्द प्रयोग करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में खास करके जब अनसुया और प्रियंवदा शकुंतला को, या आपस में ये तीनों एक दूसरे को जब संबोधित करती हैं, तो वहां पर हला शकुंतले या हला अनसूये या हला प्रियंवदे का प्रयोग करती हैं। लेकिन वहीं जब जो मेड के लिए जो है वो हंजे शब्द है, मैंने उस हंजे शब्द को रिप्लेस करते हुए यहां पर चेटी शब्द रखा है संबोधन के लिए, कि चेटी सुष्ठु न निर्ध्यातो रात्रो तदद्य प्रत्यक्षम प्रेक्षिष्ये। कि भाई चेटी, मैं सत्य बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं कि रात में मैं ठीक से चारुदत्त को ध्यान नहीं कर पाया। अब क्या बात है, आज तो मैं प्रत्यक्ष ही कर लूंगी, अर्थात आज मैं मिलने के लिए जा रही हूं तो डायरेक्ट भेंट ही हो जाएगी। भले ही रात को मैंने उसे सपनों में देखा या ना देखा हो, रात में उनको मैंने ध्यान में लाया हो या नहीं लाया हो, लेकिन अब चिंता किस बात की, जब प्रत्यक्ष ही होगा तो प्रत्यक्ष हम करेंगे। लेकिन देखिए, ये तो डायलॉग बड़ा सुंदर है, लेकिन इसकी जो परिणति है, कदाचित वसंत सेना और चारुदत्त एक दूसरे को यहां पर अप्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। एनीवे, तो चेटी किम प्रविष्टाहमिहाभ्यंतर चतुःशालकम। तो किम कह रहा है, देखिए, प्रविष्टा अहम इह अभ्यंतर चतुःशालकम, है ना। कि वसंत सेना पूछती है चेटी से कि चेटी, क्या मैं ये जो चतुःशाला है उसके चतुःशालक के भीतर क्या हम प्रविष्ट हो गए हैं। तो चेटी उसका रिप्लाई देती हैं
कि न केवलम अभ्यंतर चतुःशालकम सर्वजनस्यापि हृदयम प्रविष्टा, कि हे वसंत सेना, आप केवल चतुःशाला के भीतर ही प्रविष्ट नहीं की हैं, बल्कि आप तो सब लोगों के हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं। मतलब भाई आप लोगों के हृदय में वास कर रही हैं। आप जैसे हम लोग भी आपस में बात करते हैं कि क्या पहुंच गए यहां, तो नहीं, यहीं नहीं पहुंचे बल्कि हम तो वहां तक पहुंच गए। तो आदि उसी प्रकार का है कि केवल हम इस चतुःशालक के भीतर ही नहीं प्रविष्ट हुए हैं, बल्कि आप जो वसंत सेना है वो सारे लोगों के हृदय में निवास करती हैं। तो वसंत सेना इस पर पूछती हैं कि अपि संतप्यते चारुजनस्य प्रियजन, चारुदत्तस्य परिजनः, कि भाई क्या जो चारुदत्त के जो परिजन हैं, जो उनके प्रियजन हैं, उनके जो सगे संबंधी है, क्या वे पीड़ित तो नहीं होंगे इससे? अर्थात मैं इस चतुःशालक में आ गई, ये हो गई, तो उनके परिवार के लोगों को कष्ट तो नहीं होगा, दुख तो नहीं होगा, पीड़ा तो नहीं होगी? चींटी कहती है संतप्यति, हाँ जरूर संतापना होंगी। तो वसंत सेना कहते कदा, भाई कैसे? तो चींटी मजाक करते हुए कहती है कि यदार्या गमिष्यति, यानी जब आर्या यहां से चली जाएंगी तब वसंत जो चारुदत्त हैं वे पीड़ित होंगे। वसंत सेना कहती है तदा मया प्रथमम संतप्तव्यम चेटी गृहान माम रत्नावलीम मम भगिन्या आर्या भूतायै गत्वा समर्पय। तो ठीक है, चलो मैं पहले संतप्त ही हो लेती हूं। और चेटी कहती है कि चेटी ये रत्नावली लो, ग्रहण करो, और जो मम भगिन्या आर्या भूतायै गत्वा समर्पय, यहां पर भगिन्या शब्द से बेहतर होता कि अगर भगिन्यै शब्द चतुर्थी विभक्ति में हम करें तो आर्या भूतायै का ये विशेषण बन जाता। अगर नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये टाइपोलॉजिकल या मूल टेक्स्ट की गलती है। यहां पर मम भगिन्यै आर्या भूतायै, अर्थात मेरी जो बहन के समान जो आर्या धूता है, उस आर्या धूता के को जा करके आप यह रत्नावली दे दें। हम आप सभी इस रत्नावली के वृत्तांत को जानते हैं कि विदूषक ने एक इग्नोरेंस में जो है वसंत सेना के जो सुवर्ण भांड थे वो चोरों के हाथों दे दिया। तो उसके बदले में आर्या धूता ने, चारुदत्त की पत्नी धूता ने अपनी जो रत्नावली हार थी उसको उसने विदूषक के माध्यम से वसंत सेना के पास भिजवाया था। तो उसी एक चीज को लेकर के कि आभूषण है, उनके परिवार के जन पीड़ित तो होंगे, तो चलो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले उनकी पीड़ा को दूर करते हुए ये रत्नावली जो है मैं आर्याधूता के पास जाकर के भिजवा देती हूं। और वसंत सेना संदेश देती है चेटी के माध्यम से कि वक्तव्यम च अहम श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी। बड़ा ही सुंदर ये शब्द है। प्रणय जगत में जब खास करके जो प्रेमिकाएं होती हैं और प्रेमिका जब अपने प्रेमी के पास या अपने प्रेमी के बारे में परोक्ष में अगर बोलती हैं तो इस प्रकार की बातें वो जरूर बोलती हैं। देखिए, मनुष्य के आकर्षण के कई पैमाने होते हैं, कई मानदंड है। कोई बोलचाल की कला से, कोई स्मार्टनेस से, उनकी सुंदरता से, कोई हाइट से, तो कोई किसी भी चीज से आकृष्ट होती हैं। लेकिन हमारा जो साहित्य है उस साहित्य में बहुधा प्रणय का जो आधार है उसे गुण बताया जाता रहा है। अगर महाकवि कालिदास के कुमार संभवम को आप पढ़ें तो कुमार संभवम के पंचम सर्ग में जो पहला ही पद्य है उसमें स्पष्ट है कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यानी ये बाह्य सौंदर्य नहीं है बल्कि प्रियतम के गुण जो होते हैं, जो प्रियतम के अंतःकरण का जो सौंदर्य है वही वस्तुतः सौंदर्य है, क्योंकि सौंदर्य वही है जिससे प्रियतम को रिझाया जा सके। इसके साथ ही आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा है कि दूरी कृता खलु गुणैः उद्यान लता वन लता भी आदि, इस तरह के कई इस तरह के वाक्य हमें मिल जाते हैं। यहां पर भी हम क्या पाते हैं कि जो चारुदत्त है वो चारुदत्त दरिद्र हैं। उस चारुदत्त का जो स्वत्व है
वह क्षीण पर गया है, उसका जो सत्व है वह हीन हो गया है। तो इस प्रकार से चारुदत्त के प्रति, और ऊपर से चारुदत्त विवाहित है, तो इन सारे रूपों से, इन गुणों से तो मैं नहीं समझता कि कोई युवती जो हो वो आकृष्ट हो। लेकिन ये वसंत सेना है जो स्वयं धन की मलिका है, जो धनाढ्य है, धन की स्वामिनी है, तो इसलिए उनको धन की आवश्यकता नहीं है। और तभी वह कहती है गुण निर्जिता दासी, यानी मैं उनके गुणों से अभिभूत, उनके गुणों से आकर्षित। वैसे यद्यपि निर्जिता शब्द का अर्थ अगर डिक्शनरी में लेंगे तो अवमानिता है, नहीं, हम यहां पर इसका अर्थ लेंगे प्रसंग में कि श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता। और तो और आप देखेंगे कि अगर पूरा आप रिसर्च करें और पीछे के अंकों को में जाकर के पढ़ें तो वसंत सेना ने चारुदत्त के लिए श्री शब्द बहुत कम लगाया है, आर्य लगाया है, आर्य चारुदत्त, चारुदत्त भी डायरेक्ट है, लेकिन देखेंगे कि पहली बार श्री चारुदत्तस्य। और आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में जो नामों के पूर्व में जो उपसर्ग रूप यानी प्रीफिक्स फॉर्म में जो श्री लगाया जाता है, यह परंपरा आज से नहीं है, यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से है। तो इसीलिए श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी, अर्थात मैं चारुदत्त के गुणों से आकृष्ट, उनके गुणों से अभिभूत, उनके गुणों से जो है रिझी हुई मैं उनकी दासी हूं। अब यहां पर दासी का भी अर्थ नौकरानी या मेड नहीं है, यहां पर भी दासी का अर्थ अर्थात उनको, उनके गुणों के अधीन, उनके गुणों के वश में रहने वाली मैं हूं, अर्थात मैं उनसे प्रणय करती हूं। और तदा युष्माकमपि, और उसी प्रकार जाके कहिएगा कि यही, और आप भी जो हैं, यानी हे आर्याधूता, आप भी उसी तरह से हैं। तदेशात् तथैव कंठाभरणम भवतु रत्नावली, इसीलिए इस रत्नावली का जो स्थान है उसी प्रकार यह रत्नावली आपके कंठ का आभूषण बने, आपके कंठ का आभरण बने, अर्थात आप इस रत्नावली को स्वीकार कर लीजिए। और रत्नावली का जो उचित स्थान है उस उचित स्थान पर रत्नावली आपके कंठ का, आपके गर्दन का आभूषण बने। चिठी चलती है और चिठी कहती है आर्य कुपिष्यति चारुदत्त आर्यायै तावत। क्या मतलब हुआ कि हे आर्या वसंत सेना, आप ऐसा जो कह रही हैं कि चारुदत्त आर्यायै कुपिष्यति, जो चारुदत्त है वो आर्या के लिए क्रोध करेंगी, यानी आप जो लौटा रही हैं ये उसके ऊपर में वो क्रुद्ध होंगे, इसे लौटाना नहीं चाहिए। वसंत सेना कहती है गच्छ न कुपिष्यति, अरे तुम जाओ तो वो क्रोध नहीं करेंगे। चलो ये आपस की बात है, नोक झोंक है, एक दूसरे के परामर्श, एक दूसरे के विचार, एक दूसरे के सजेशंस लेकर के चेटी ग्रहण करती है और लेकर के निकल जाती हैं। यदा ज्ञापयति कहती है, जैसी आपकी आज्ञा निकलती है, निकल के बाहर जाती है, फिर बाहर से भीतर आ जाती है। इति निष्क्रम्य पुनः प्रविशति। आर्ये भणतु आर्या धूता, भणति आर्या धूता आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, न युक्तम ममैताम ग्रहीतुम आर्यपुत्र एव ममाभरण विशेष इति जानातु भवति। अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि चेटी जाती है, 2, 4, 5 मिनट के बाद निकल करके आर्याधूता का मैसेज लेकर के आती है आर्य कि भणति आर्याधूता, ये जो आर्याधूता है वो आपसे निवेदन कर रही है कि आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, कि आपने आर्यपुत्र के द्वारा, अर्थात आर्यपुत्र चारुदत्त के द्वारा, देखिए हम बार बार कई बार जानते हैं और कोई नई बात नहीं कह रहा मैं, यहां पर जो आर्यपुत्र शब्द है वो पत्नियां अपने पति के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में ऐसा प्रयोग करती हैं। आर्यपुत्र यानी आर्यपुत्र का अर्थ पति होता है, कि जो मेरे पति हैं, जो आर्यपुत्र चारुदत्त हैं, उन्होंने आपको प्रसन्न किया है। युष्माकं प्रसादीकृता, आपको इन्होंने सौंपा है, उपहार स्वरूप या बदले में आपके तुष्टि के लिए इन्होंने ये रत्नावली भेजा है।
तो न युक्तम ममैताम ग्रहीतुम, यानी चूंकि आर्य चारुदत्त ने आपकी प्रसन्नता के लिए या आपके आभूषण जो खो गए थे उनकी संतुष्टि के लिए यह आभूषण भेजा है, इसलिए मेरे लिए यह उचित नहीं है कि आपका मैं यह आभूषण या आर्य चारुदत्त के द्वारा जो दिया गया आपको यह रत्नावली आभूषण है, मैं पुनः उसे ग्रहण करूं। मेरे लिए तो आर्यपुत्र एव ममाभरण विशेष इति जानातु भवति, मेरे लिए तो मेरा आभूषण मेरा पति ही है, मेरा आर्यपुत्र ही है, यह आप जान ले। अब ये देखिए, जो प्रणय के जगत में जब प्रणय में द्वंद्व उत्पन्न होता है, जब दो नारी एक ही पुरुष से प्रेम कर रही होती हैं, तो दोनों नारियों की जो प्रेम का मानदंड है, उस मानदंड की बैलेंसिंग के लिए किस तरह से महाकवि जो नाटककार हैं वो हमारे सामने पुनः पुनः प्रस्तुत करते हैं। एक ने कहा कि गुण निर्जिता दासी, अर्थात चारुदत्त श्री चारुदत्तस्य गुण निर्जिता दासी, ये वसंत सेना अपने प्रणय के उस मानदंड की स्थापना कर रही है। तो दूसरी ओर जिसको कहते हैं नहले पे दहला, आर्या धूता जो चारुदत्त की पत्नी है, वो कहती हैं कि मेरे लिए जीवन में किसी भी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी भी आभूषण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा जो आभूषण है वो मेरा पति यानी आर्य चारुदत्त है। तो जो कहा ना बैलेंसिंग गेम, और स्वाभाविक है कवि जो अपने प्रधान चरित्र होते हैं उन प्रधान चरित्र के साथ जस्टिस न्याय करते हैं और किसी भी एक चरित्र को हीन और किसी भी एक चरित्र को ऊपर वे नहीं दिखाते। और यहां पर जो नाटककार हैं वही बात कर रहे हैं और कदाचित जो धूता है, धूता के इस संवाद में वही भाव निहित है। तो ये धूता और वसंत सेना का जो कह सकते हैं कि परोक्ष संवाद ये खत्म होता है जैसे ही इन लोगों की बात चल रही होती है कि ततः प्रविशति दारकम गृहीत्वा रदनिका। उसके बाद पुत्र एक बच्चे को लेकर के रदनिका, जो आप सभी जानते हैं एक चरित्र है, यह चरित्र चारुदत्त की चेटी है। तो वो चेटी रदनिका दारक अर्थात रोहसेन, जिसकी चर्चा भी शुरू में की थी, उसको लेकर के आती है। अब हमें यह भी देखना है कि अभी जो आती है कदाचित वसंत सेना और रदनिका का डायरेक्ट फर्स्ट जो होता है वो इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फोकस है वह दारक है, रोहसेन है। रदनिका कहती है एहि वत्स शकटी कया क्रीडावह, चलो चलो बेटा हम लोग इस गाड़ी से खेलते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। याद कीजिए अभिज्ञान और शाकुंतलम के 7वें अंक को, जहां पर कि दो सखियां इसको लेकर के, एक जो तपस्वी है सर्वदमन को लेकर के खेलने आती है और वो सर्वदमन जिद्द करके शेर से खेलने लगता है। यहां पर हम देखेंगे कि स्वतंत्र रूप में, यद्यपि अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, हमारा जो लौकिक काल का साहित्य है, अपवाद भले भी हो कहीं, लेकिन इन जनरल बाल मनोविज्ञान को बहुत कम डेवलप किया हुआ है। अभिज्ञान और शाकुंतलम में भाई सर्वदमन पूछता है शकुंतला से कि भाई ये कौन है, आर्य कयेशः, दुष्यंत सामने खड़ा है, सर्वदमन पूछता है शकुंतला से कि आर्य कयेशः। एक माता का दायित्व था कि वहां पर उस पुत्र को गोद लगा करके एक करुणा सहित या एक सुंदर एक वात्सल्य भाव से पुचकारते हुए और तब जाकर के कुछ रिप्लाई देती। लेकिन वसंत सेना का बड़ा ही कटु और एक कठोर, क्यों? क्योंकि मैं अभी शकुंतला की बात कर रहा हूं कि शकुंतला का एक कठोर वक्तव्य निकल कर आता है और कह बैठता है कि वत्स ते भाग ध्येयानि पृच्छ, कि तुम अपने भाग्य से पूछो। एक छोटा सा बच्चा और उसको इतना बड़ा जवाब। तो यही मैं कह रहा हूं कि हमारे साहित्य में प्रायशः, और यही स्थिति हमें विक्रम और वश्यम के 5वें अंक में भी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो पुरुरवा का पुत्र है आयुष, उस आयुष के उस वात्सल्य को, आयुष के उस बाल मनोविज्ञान को कवि ने डेवलप नहीं किया है।
7वें अंक में एक पिता की दृष्टि से पिता के मन की भावना अपनी संतति के लिए क्या होती है, वह विलाप के स्वर में एक पश्चाताप के स्वर जरूर दुष्यंत में दिखाया जाता है, लेकिन जो शिशु जो है, जो बाल मनोविज्ञान है, उसको डेवलप नहीं किया जाता है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद मृच्छकटिकम में इतने लघु दृश्य में, छोटे से एक दृश्य में जिस प्रकार बाल मनोविज्ञान को डेवलप किया गया है, जिस प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतःकरण अंतःस्थल में प्रविष्ट होकर के नाटककार ने हमारे सामने दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है और उसको समझने योग्य है कि क्या प्राचीन काल के साहित्य में इस तरह से बाल मनोविज्ञान की व्याख्या हुई है। चलिए, तो हम आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये बात आई, कहते कि चलो शकटिका से हम लोग गाड़ी से खेलते हैं। यहां पहले ही बता दूं कि शकटिका से तात्पर्य है मिट्टी की गाड़ी। बाद में उसमें जुड़ेगा, उसका अभिज्ञान होगा कि वो मिट्टी की गाड़ी है, लेकिन अभी सिंपल नाटककार ने उसे छिपा रखा है और डायरेक्ट शकटिका शब्द प्रयोग किया है। अब वो किस चीज की, लकड़ी की गाड़ी है या मिट्टी की गाड़ी है या बांस की गाड़ी है या सोने की चांदी की, किस चीज की गाड़ी है, ये नहीं है। केवल इतना है, एक खिलौना के रूप में गाड़ी है। अब दो उदाहरण लीजिए आप यहां पर। आज भी हम लोग अपने अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं, खिलौना। संस्कृत में इसके लिए क्रीडनक शब्द प्रयोग होता है। एक खिलौना यहां पर है जो मिट्टी की गाड़ी। हम लोग भी बचपन में इस तरह की गाड़ियां या तो खुद बनाते थे या दुकान में बनी हुई चीजों जो आजकल है खरीद करके उनसे खेलते थे और बच्चों को उस गाड़ी को चला करके दिखाते थे। तो प्राचीन काल में भी यह एक खिलौना है। इसी तरह अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखेंगे कि वह पक्षी है, शकुंत, मोर से, वो जो मोर पक्षी है उससे वह बालक खेलता है सर्वदमन, उसके लिए वो खिलौना है। तो प्राचीन काल में भी खिलौनाएं बनती थीं, बच्चे खिलौना से खेलते थे, इसका उल्लेख हम स्वाभाविक रूप में, तो ऐसे जो शोधार्थी हों वो चाहे तो बालक बाल मनोविज्ञान को आधार बना करके लौकिक अप टू जो क्लासिकल एरा है, उस समय के जो टेक्स्ट हैं, उस टेक्स्ट में जो वर्णित खिलौना है, उनके ऊपर में यह शोध आसानी से किया जा सकता है। चलिए हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। वो जो दारक यानी जो रोहसिन है, बच्चा है, वो सकरुणम यानी बेचारा दुखी होते हुए एक उदास भाव से कहता है, रदनी के किम ममयितया मृत्तिका शकटिकया, अरे मुझे इस मिट्टी की गाड़ी का क्या प्रयोजन, मैं इस मिट्टी की गाड़ी से नहीं खेलना चाहता। मैंने अभी बाल मनोविज्ञान की बात की थी, यहीं से बाल मनोविज्ञान की व्याख्या प्रारंभ होती है। मित्रों, मैं अपनी इस व्याख्यान को आगे जारी रखूंगा, इस बाल मनोविज्ञान को मैं स्पष्ट करूंगा। अभी आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।